दोस्तों अभी देश में दो टाइप की लीग्स चल रही है। पहली है इंडियन पॉलिटिकल लीग और दूसरी है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन पॉलिटिकल लीग के बारे में दोनों ही लीग के बारे में ये बोला जा रहा है कि दोनों ही लीग के डिफेंडिंग चैंपियन है वो इस बार भी चैंपियन बनेंगे। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि देश में आम चुनाव हो रहा है 2024 का आम चुनाव, तो जो इंडियन पॉलिटिकल लीग है उसका जो डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि पिछली बार की जो सरकार थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार भी जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो वापस से सरकार बना लेंगे, यानी वापस से चैंपियन बनेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी वापस से सरकार बना लेंगे। और इंडियन प्रीमियर लीग में भी जो डिफेंडिंग चैंपियन है यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वो वापस से इस बार चैंपियन बनेगी, यानी कि इस बार फिर से वो एक बार ट्रॉफी जीतने में सफल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिकल लीग है उसमें एक बहुत ही फेमस कोट चल रहा है, फेमस बात हो रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और वैसे ही जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें भी बहुत ही फेमस बात ये चल रही है कि माही है तो मुमकिन है। माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर या मैं बोल सकता हूँ कि टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं, यानी कि शिखर पर बैठे हैं। इनसे ऊपर शायद अभी के कंडीशन में कोई और खिलाड़ी इन दोनों लीग में नहीं है, तो जो कि वर्तमान में खेल रहा हो, यानी कि जो चुनाव में खेल रहा हो और जो आईपीएल में भी खेल रहा हो। और आज क्या हुआ, आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स का लखनऊ सुपर जायंट्स से, और ये मैच हुआ था लखनऊ में, यानी कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में नहीं हुआ था। और ऐसा बोला जाता है ज़्यादातर मोस्ट मैचेस में कि चेन्नई में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है वो अपने मैच सारे जीत जाती है, बाहर उसको मैच जीतने में तकलीफ होती है, यानी कि मुश्किल होती है। और ऐसा ही मोदी जी के बारे में भी बोला जाता है कि वो नॉर्थ स्टेट्स में आसानी से मैच जीत जाते हैं, यानी कि चुनाव जीत जाते हैं, जबकि जो नॉर्थ उनका समझ लो घर है, यानी कि यूपी हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हिंदी भाषी राज्य है, ये उनका गढ़ है और यही उनका घर भी है, क्योंकि मोदी जी खुद भी हिंदी भाषी नेता है। और जो उनका जो आउट ऑफ होम है, जैसे चेन्नई का आउट ऑफ होम क्या हुआ, चेपॉक स्टेडियम के बाहर जो भी मैच होते हैं, यानी लखनऊ में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, मुंबई में हुआ, बेंगलोर में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, जो भी चेन्नई से बाहर हो रहे हैं। इसी टाइप से अगर मोदी जी के बारे में भी बोला जाता है कि जो आउट ऑफ होम यानी कि जो गुजरात यूपी से बाहर जो चुनाव होते हैं, यानी जो साउथ स्टेट्स है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर वो भी जीत नहीं पाते। और इसी प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स को भी बोला जाता है कि भाई ये भी सिर्फ चेन्नई में ही जीतती है, बाहर नहीं जीत पाती है। तो बहुत काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है मोदी जी में और माही की जो हमारी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स में। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो ये माही की टीम है ये आज फिर से एक मैच हारी है, एक मैच जो हारी है, और वो जो मैच है वो चेन्नई से बाहर हारी है, यानी कि लखनऊ में हारी। और हराया किसने? लखनऊ की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि यह टीम मैच क्यों हारी। क्या चेन्नई की टीम सिर्फ चेन्नई में ही पहलवान है? क्या चेन्नई के बाहर वो उस टाइप से नहीं खेल पाती है या उस टाइप से वो परफॉर्म नहीं कर पाती है? तो पहला तो मैंने आपको बताया कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर इसका रिजल्ट तो आने वाले 4 जून को दिखेगा, लेकिन जो माही है और मुमकिन है वाला जो एक फेमस कोट चल रहा है मोदी जी के साथ में, तो उसमें आज हमको ये रिजल्ट देखने को मिला कि आज माही था फिर भी मुमकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही शॉर्ट में मैच की बात कर लेते हैं। मैच में क्या क्या हुआ? मैच में टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने। टॉस जीता, उन्होंने कहा कि भैया हम तो बॉलिंग करेंगे, हमारा ग्राउंड है, हमको सब जांचा परखा हुआ है, आप आओ बैटिंग करने। अब जब सीएसके की टीम बैटिंग करने आई तो लखनऊ की जो स्ट्रेटेजी थी, जो स्टार्टिंग के जो उनका जो एक तरीका था, कॉन्सेप्ट था, उससे ही पता चल गया था कि हाँ ये लखनऊ का होम ग्राउंड है, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेली, जिस हिसाब से उसने स्टार्ट किया, वहीं से लग रहा था कि हाँ ये सीएसके आज चेन्नई में नहीं खेल रही है और उसका कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस पर इफेक्ट दिख रहा था। चेन्नई बैटिंग करने आई। ओपनिंग में मुझे समझ में नहीं आया कि जो, खैर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे ओपनिंग में जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन ओपनिंग करने आए अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर जो मोहसिन खान है उनकी एक बहुत ही शानदार स्विंग होती हुई बॉल थी, अंदर की साइड आई और रचिन रविंद्र बोल्ड हो गए, यानी कि चेन्नई की शुरुआत बिगड़ गई।
लेकिन जब ओपनिंग विकेट गिरने से पहले भी ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी संभल कर खेल रहे थे। उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ आए, उन्होंने भी काफ़ी संभल कर खेला और कुछ 17 रन बनाए और आउट हो गए, बाहर जाती हुई बॉल पे आउट हुआ, उनकी वही कमजोरी है और उसी पर वो आउट हुए। उसके बाद में फिर रविंद्र जडेजा आए, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और टीम को संभाला, यानी कि जो टीम का टोटल बना था उसमें रविंद्र जडेजा का काफ़ी योगदान था, क्योंकि अगर उनकी इनिंग नहीं होती तो शायद चेन्नई इस टोटल तक भी नहीं पहुंच पाती। उसके बाद में दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, शिवम दुबे आउट हुए, समीर रिजवी आउट हुए, उसके बाद में मोइन अली आए। अच्छा, समीर रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया, लेकिन वो अपना कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। शिवम दुबे तो खैर कंसिस्टेंट प्लेयर है, दे रहे हैं, अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, आज नहीं चल पाए तो एकदम से हम ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद में मोइन अली आए और मोइन अली ने काफ़ी अच्छा 20 बॉल पे 30 रन बनाए। मैं तो बोलता हूँ कि जो लास्ट या जो टेल एंडर्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और उसके बाद में आए हमारे थाला, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, और उन्होंने भी बिल्कुल किसी को निराश ना करते हुए बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब 9 बॉल पे 28 रन बनाए। वो जब आए थे खेलने के लिए उस समय 13 बॉल्स बची हुई थी मैच की, यानी कि 20 ओवर 18.5 ओवर्स कुछ हो चुके थे, 17.5 ओवर, तो 2 ओवर बचे हुए थे, 12 और 13 बॉल बची हुई थी, तो उसमें से 9 बॉल उन्होंने खेली और उस पर मतलब बहुत अच्छा 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 28 रन बनाए, जिसमें कि 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे, 2 सिक्सर और 3 फोर्स। तो इस टाइप से पूरा चेन्नई का इनिंग रही और उन्होंने टोटल बनाया 176 रन। अब जब लखनऊ बैटिंग करने आई बारी थी अब लखनऊ पे चेस करने की, तो उन्होंने धीरे धीरे इस टाइप से इनिंग को बिल्ड किया कि चेन्नई को पता ही नहीं चला कि ये मैच कब हमारे हाथ से जा रहा है। और जब तक चेन्नई कुछ समझ पाती, पावर प्ले निकल चुका था, उनके 57 रन कुछ बन चुके थे पहले पावर प्ले में, 7 ओवर में 63 रन हो चुके थे, फिर धीरे धीरे 10 ओवर में लगभग 90 रन हो चुके थे। और 10 ओवर के बाद चेन्नई को लगा कि नहीं यार, विकेट तो बहुत ज़रूरी है, हमें विकेट लेना चाहिए। तो जब वो विकेट लेने गई तो उनको सफलता मिली 15वें ओवर में, यानी कि लास्ट बॉल पे, 15वें ओवर की लास्ट बॉल थी जब क्विंटन डिकॉक आउट हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम का स्कोर 134 हो चुका था, 134 रनों पर फर्स्ट विकेट गिरा और 176 रन जब चेस कर रही थी टीम, तो 134 रनों पर अगर पहला विकेट गिरेगा तो उसके बाद मैच में कुछ बच नहीं पाएगा, वो भी 15वें ओवर में, यानी कि 5 ओवर में 40 रन उस समय चाहिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैच खत्म हो चुका था, लेकिन जो फॉर्मेलिटी थी वो तो कंप्लीट करी और वो की निकोलस पूरन ने। और मैच के जस्ट जब 10-12 रन कुछ चाहिए थे, 17 रन चाहिए थे, उस समय केएल राहुल का भी विकेट गिर गया, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था, सब कुछ काफ़ी लेट हो चुका था और आखिरी में फिर मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने आसानी से 180 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। 8 विकेट से बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से चेन्नई को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया, एकदम नवाबों की तरह, जो उनका बोला जाता है ना कि लखनऊ के नवाब हैं, और वो भी घर बुला के मारा। मतलब चेन्नई को बोला कि भाई आप चेपक में तो खूब पहलवान बनते हो, लेकिन आप में है तो आप यहाँ जिताओ मैच, और एक्चुअल में हुआ वही, चेन्नई वहाँ मैच नहीं जीत पाई और लखनऊ सुपर जायंट्स आराम से ये मैच जीतने में सफल रही। तो ये तो बात हुई पूरी मैच की, बहुत ही शॉर्ट में हमने बात की मैच में क्या क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि चेन्नई इस मैच को क्यों हारा। तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए 2 पॉइंट हमें बात करना होगी कि क्या चेन्नई इस मैच को हारा या लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीता। देखो, दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर मैं बोलूँ कि चेन्नई इस मैच को हारा, मतलब चेन्नई की वीक परफॉर्मेंस थी, और अगर मैं बोलूँ कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीता, यानी कि लखनऊ की अच्छी परफॉर्मेंस थी। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि चेन्नई की भी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी और उसके बाद में अगर लखनऊ जीतता तो हम बोलते कि हाँ, लखनऊ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ ने कोई ज़्यादा, मतलब अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी ओपनिंग इनिंग बिल्ड की, लेकिन मेरे को लगता है कि उनको उतने एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े जो चेन्नई जैसी टीम के सामने लगाना पड़ सकते थे उन्हें, क्योंकि यहाँ ऐसा लगा कि चेन्नई ने कहीं ना कहीं आसानी से उनको जीत दे दी। सबसे पहले अगर बात करूँ बैटिंग की, यानी फर्स्ट इनिंग की, तो जब चेन्नई बैटिंग करने आई थी तो काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रही थी। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है, चेन्नई जब बैटिंग करने आती है तो सचिन रविंद्र जो शुरू के 2-3 मैचेस में चले थे तब तो उनका पावर प्ले में अच्छा स्कोर जा रहा था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मतलब बहुत एकदम ऐसे डिफेंड वाले मोड में क्यों खेलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं
आपके पास तो 8-9 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है, आपको तो अच्छे से खेलना चाहिए। आईपीएल में जो अदर जो टीमें हैं उनके पास तो 5-5, 6-6 नंबर तक ही बैट्समैन है, आपके पास तो 8वें नंबर पे भी महेंद्र सिंह धोनी है जो कि फिनिशर है। आप 8 के बाद विकेट ही नहीं गिरेगा भाई साहब, अगर वो टिक जाए, वो ठान ले कि मैं चाहे 10वें ओवर में बैटिंग करनी हो चाहे 12वें ओवर में हो, अगर मैंने ठान लिया, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने ठान लिया, तो 8वें के नंबर के बाद आप विकेट नहीं गिरा सकते हो। हाँ, सामने के छोर से जो दूसरे अपोजिट एंड पर है आप उनका विकेट जरूर ले सकते हो, बट धोनी जैसा बैट्समैन है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर शुरुआत में 1-2 विकेट गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें अच्छे से मतलब अटैकिंग मोड में खेलना है। खैर लखनऊ की पिच की अगर बात करें तो लखनऊ की पिच थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पर इतनी आसानी से रन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमने कई बार कहा है या कहते हुए सुना है कि भाई जब हमारी टीम खेली थी तब तो पिच अलग थी, और ऐसा लगा कि जब सामने वाली टीम बैटिंग करने तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल ही वो अलग पिच पे खेली हो, और आज बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब चेन्नई बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अलग पिच पर खेली है, वहाँ विकेट बिल्कुल एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, और जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही वो अलग पिच पे खेली क्योंकि वहाँ विकेट ही नहीं गिर रहा था। तो वही दोनों कंडीशंस है। लखनऊ की पिच थोड़ी धीमी है, मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो प्रेडिक्शन वाला तो उसको देखना, मैंने उसमें भी बोला है कि वहाँ स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स को, मतलब बॉलर्स का बॉल वाला ज़्यादा रहता है और उसमें भी स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, और हुआ भी वही। कृणाल पांड्या को मतलब विकेट मिले, और स्पेशली अजिंक्य रहाणे का विकेट। कृणाल पांड्या उनको पहले भी 3 बार आउट कर चुके थे और आज भी अजिंक्य रहाणे को उन्होंने ही आउट किया। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है कि हाँ, स्पिनर्स चलेंगे, और मैंने जो आज प्रेडिक्शन में टीम बताई थी वो भी उस हिसाब से बनाई थी, तो टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, टीम ने भी। तो जो मेन बात यही है कि वहाँ पर जो पिच है वो धीमी थी, तो गेंद थोड़ा फंस के आ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से लखनऊ ने बैटिंग करी उस समय तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि गेंद फंस के आ रही, क्योंकि और जबकि चेन्नई के पास तो और भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जैसे रविंद्र जडेजा है और मोइन अली है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया आज। और लखनऊ ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करी, या हो सकता है कि सीएसके ने बहुत अंडर प्रेशर होकर बैटिंग करी, लेकिन जो भी हो रिजल्ट ये हुआ कि सीएसके की बैटिंग जो बैटिंग ऑर्डर था वो मतलब धीरे धीरे ब्रेक हो रहा था, यानी कि वो नियमित एक अंतराल पे विकेट जब लखनऊ को मिलना चाहिए था तब तक मिल रहे थे। सबसे पहले तो उनकी शुरुआत खराब हुई, सचिन रविंद्र 0 रन पर बोल्ड आउट हो गए। उसके बाद में जो ऋतुराज आए थे तो वो उनकी सेम बाहर जाती हुई गेंद, पाँव हिलाना नहीं है भाई साहब को, और वो टच कर देते हैं। खैर वो अच्छी इनिंग भी खेले हैं तो इसलिए हम उनको एकदम ऐसे ट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी कमजोरी है तो उनको उस पर काम करना चाहिए। इस वजह से बार बार उनका विकेट चले जाता है जब वो बाहर जाती हुई गेंद होती है। आपको याद हो आरसीबी के मैच में भी यश दयाल ने उनको ऐसे ही एक बाहर जाती हुई बॉल पे कट आउट कैच आउट करवा दिया था पीछे कीपर के हाथ में, तो वो उनकी कमजोरी है, तो उनको उस चीज़ पर काम करना चाहिए। और आज भी वो वैसे ही आउट हुए। उसके बाद में तारीफ करना होगी यहाँ पर रविंद्र जडेजा की, जो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, आखिरी तक खड़े रहे। अदरवाइज ये जो 176 का स्कोर था ये लगभग मेरे हिसाब से 140 या 150 ही हो पाता अगर रविंद्र जडेजा वो इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेलते तो। लेकिन सामने उनका कोई साथ नहीं दे पाया। ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, शिवम दुबे आउट हुए। उसके बाद में अच्छा सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे समीर रिजवी ने। समीर रिजवी डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। अभी जो उनका जो लास्ट सीजन जो डोमेस्टिक का गया है उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और इसीलिए वो इसी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको चेन्नई की टीम में मौके भी मिल रहे हैं। अदरवाइज चेन्नई की टीम में उनको रिप्लेस करने के लिए और भी अच्छे बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए, लेकिन चेन्नई की टीम उनको मौके दे रही है क्योंकि धोनी का रहता ही है, वो यंग प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको मौके देते हैं। जिनमें जिस प्लेयर में उन्हें लगता है कि हाँ इसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, ये बंदा है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं धोनी, तो उनको 2-3 मौके मिल रहे हैं। लेकिन ये समीर रिजवी भाई साहब को थोड़ा मतलब अभी सेंस मेरे को लगता है कि थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगा कि इन्होंने पहली बॉल पर राशिद खान को छक्का मार दिया तो कृणाल पांड्या तो कौन से खेत की मूली है। लेकिन भाई साहब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिस पिच पर आपने राशिद खान को छक्का मारा था पहली बॉल पर अपने डेब्यू में, वो एक अलग पिच थी और आज की पिच अलग है। तो आपको थोड़ा सा रुक कर वहाँ संभल कर खेलना था, पारी को बिल्ड करना था, थोड़ी 5-10 बॉल लेते, खुद को इनिंग बिल्ड करते, उसके बाद में आप थोड़ा सा शॉर्ट या अटैकिंग अप्रोच के लिए जाते तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता। लेकिन आपने 1 रन बनाया, फिर आप दूसरी तीसरी बॉल पे 2-3 बॉल खेले और आप मतलब अटैक करने के लिए जा रहे हो, वो भी ऐसी पिच पर जहाँ अच्छे विकेट गिर चुके हैं। आप देख रहे हो कि अपने पहले 5 विकेट जो धुरंधर बल्लेबाज है वो सारे आउट हो चुके हैं, तो आपको संभल कर खेलना था। तो ये समीर रिजवी ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और इसीलिए मतलब
उनको थोड़ा सा सेंस या उनको एक थोड़ा सा परिस्थिति के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कैसे खेलना है, ये थोड़ा सा उनको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद में मोइन अली आए, खैर वो तो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी और उन्होंने उस हिसाब से खेला भी, और अटैकिंग शॉट के चक्कर में ही फिर वो आउट भी हुए, तो उनका तो कोई ऐसा मतलब माइनस पॉइंट बनता नहीं है इस मैच के लिए। अच्छा परफॉर्म किया। और आखिरी में आए महेंद्र सिंह धोनी। पर ये जो बैटिंग का जो एक जो क्रम था, ये जो बार बार आउट हो रहे थे एक नियमित अंतराल पे, यानी कि कोई भी बल्लेबाज सेट नहीं हो पाया जिससे कि वो एक लंबी इनिंग खेल पाए। जिस टाइप से अगर ऋतुराज गायकवाड़ सेट हो जाते या फिर आपका शिवम दुबे सेट हो जाते, तो हो सकता था कि ये स्कोर जो 176 से 180 या 190 होता। और जब सीएसके बैटिंग करी तब तो ऐसा लग रहा था कि अगर सीएसके ने 160 भी बना लिए तो भी सीएसके मैच जीत जाएगी। लेकिन जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो लखनऊ, खैर उनका होम ग्राउंड है, वो उस मैदान से अच्छी तरीके से परिचित है, बट उस समय तो ऐसा लगा कि 190 भी कम पड़ जाते, क्योंकि उस हिसाब से फिर लखनऊ उसको भी चेस कर लेती। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या है कि सीएसके की कमजोरियां रही, सीएसके सही से परिस्थितियों को समझ नहीं पाई, सीएसके के बैटर्स जो थे वो सही से आकलन नहीं कर पाए, पिच का, बॉल्स का, कितना उछाल है, कितना स्पिन है, कितनी धीमी बॉल्स आ रही है, कितना फंस रही है बॉल। और जब उन पर प्रेशर बन रहा था, जब वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए तो उन्होंने फिर बड़े शॉट्स के चक्कर में अपने विकेट गंवाए। और इस प्रकार से जो सीएसके की जो इनिंग है, अगर धोनी के आखिरी के 28 रन छोड़ दूँ और अगर रविंद्र जडेजा की 50 हटा दूँ तो कुछ मैच में उनकी इनिंग में बच नहीं जाता है। और चलो रविंद्र जडेजा के 50 जोड़ भी लें तो भी जो धोनी के आखिरी के 28 को अगर हटा दे तो 150 स्कोर होता है। तो मतलब कोई ऐसा सम्मानजनक स्कोर भी नहीं था जिस पर फाइट की जा सकती थी। हाँ, लेकिन जो मैदान था उस हिसाब से स्कोर काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर उनके जब बॉलर्स बॉलिंग करने आए तो मेरे को तो 176 के स्कोर पर लग रहा था कि सीएसके यहाँ से आराम से 10 या 20 रन से जीतेगी। लेकिन जब उनके बॉलर्स बॉलिंग करने आए तो उन्होंने तो समीर रिजवी से भी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि पाथी राणा, तुषार देशपांडे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली जैसे अच्छे अच्छे बॉलर्स को वहाँ विकेट नहीं मिला, 15 ओवर तक विकेट नहीं मिला। और उसके बाद पहला विकेट मिला, जहाँ तक कि मतलब जब वो मिला तब तक सारी पिक्चर खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों यही कहानी है। आप देख सकते हैं कि मतलब हमने जो डिस्कस किया कि जो सीएसके के वीक पॉइंट्स थे उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। सीएसके अपने ही वीक पॉइंट्स की वजह से हारी है। लखनऊ ने एफर्ट्स नहीं लगाया, लखनऊ ने तो थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा हर बैट्समैन का और बस उसको उस टाइप से बॉल किया और लखनऊ को विकेट्स मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो 170 का स्कोर है, 176 का स्कोर है, लखनऊ ने चेस किया। खैर तारीफ तो लखनऊ की भी बनती है कि उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की और इस स्कोर तक पहुंच पाए, क्योंकि ये लखनऊ के इस मैदान पर ये भी काफ़ी टफ चेस हो सकता था अगर सीएसके के बॉलर्स स्टार्टिंग में 1-2 विकेट निकाल लेते तो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फाइनली लखनऊ को एक आसान जीत मिल गई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स सीएसके की है और सीएसके को अपना मतलब खुद का एक स्ट्रेटेजी प्लान करना होगी, खुद के सभी खिलाड़ियों के साथ बैठ के या कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना होगा कि आखिरकार हमारे वीक पॉइंट्स क्या थे और हम कहाँ पर फेल हुए। क्योंकि अगर इस टाइप से चलता रहा तो सीएसके के आधे मैच होम ग्राउंड पर है, बाकी आधे मैच तो उन्हें बाहर जाकर खेलना ही है। और अगर वो हर जगह बाहर जाकर ऐसे मैच हारते रहेंगे तो सीएसके मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि वापस से चैंपियन बन पाए, शायद टॉप 4 भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो तीसरे या चौथे नंबर पर पॉइंट टेबल में चल रहे हैं, जबकि इसके पहले जब भी हमने देखा है सीएसके हमेशा ऑन द टॉप रहती थी। इस बार राजस्थान रॉयल्स ऑन द टॉप है और काफ़ी जुझारू तरीके से वह क्रिकेट खेल रही है और अपने आप को पॉइंट टेबल में टॉप पर बनाकर रखे हुई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया कि कैसे क्या सीएसके के जो वीक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी विकेट्स के पीछे जरूर खड़े थे, लेकिन वे कुछ उतना कमाल नहीं कर पाए अपने गाइडेंस में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में मिलके कि सीएसके इस मैच को जीत पाता। तो यही आज की मैच की स्टोरी थी। आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और मैसेज करके डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।